अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप्स की कि पाकिस्तान में खरीफ क्रॉप्स या समर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो भी कैम्ब्रिज की या किसी भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो हम डिटेल में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं नॉर्मली इनका जो सोइंग टाइम होता है तो ये अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है और इनकी जो हार्वेस्टिंग या कटाई होती है तो ये अक्टूबर या अर्ली नवंबर में कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि टोटल हमारी जो कितनी क्रॉप्स हैं जिनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनका हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। नंबर 1 राइस, जो चावल है। नंबर 2 हम शुगर केन देखेंगे। फिर नंबर 3 पे हम देखते हैं जो मेज है, फिर ऑयल सीड और कॉटन। ये हमारी जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं तो हम इनको आज डिटेल में देखते हैं। पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं अभी राइस से। तो अगर हम राइस का आप ओवरऑल देखें कि कहाँ कहाँ पे ये ग्रो होता है पाकिस्तान में, तो आप ये मैप पे देख रहे होंगे कि मोस्टली जो इरिगेटेड लैंड है, जहाँ पे किनाल्स हैं, जहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, क्योंकि इस क्रॉप के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। 2000 मिलीमीटर तक इस क्रॉप की हार्वेस्टिंग तक पानी चाहिए। तो बाकी आप बलोचिस्तान देख रहे होंगे या के एरिया, तो वहाँ पे हमारी इरिगेशन नहीं है एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो रीजन है पाकिस्तान, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल की। हमें कोई पता नहीं होता कब बारिश होनी है कब नहीं होनी। तो इसलिए जो रेनफॉल है इट इज़ वेरी एसेंशियल। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करता है। हम इरिगेशन के थ्रू हम इन एरियाज में पानी पहुंचाते हैं तो हमारी क्रॉप ग्रो होती है। तो राइस के लिए दूसरा अगर हम टेम्परेचर देखें तो 25 से 35 डिग्री के इन बिटवीन जो टेम्परेचर होता है आइडियल होता है। और फिर पानी इसके लिए हर वक्त चाहिए होता है। अब अगर इसका हम प्रोसेस देखें तो नर्सरीज के अंदर इसकी जो सीडलिंग्स होती हैं वो बना के, तो जब छोटे छोटे प्लांट्स 7 से 9 इंच के हो जाते हैं तो उनको फिर दोबारा ट्रांसफर किया जाता है बड़े फील्ड्स के अंदर। वहां पे डिस्टेंस के ऊपर लगाया जाता है प्लांट्स, और फिर आप देखें उनके ऊपर थ्रू आउट पानी छोड़ा जाता है। और हार्वेस्टिंग से कुछ देर पहले जब कटाई होनी होती है तो पानी को ड्रेन किया जाता है। तो ये इसका एक प्रोसेस है इन शॉर्ट। फिर अगर राइस के लिए हमें फर्टिलाइजर्स भी ऑफ कोर्स चाहिए होते हैं, और राइस की प्रोडक्शन या हाई यील्ड वैरायटी के लिए आप देखिएगा कि इरी पाक जैसे डबल कर देती है प्रोडक्शन। तो हाई यील्ड वैरायटीज इसलिए कि जो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए होती है। अच्छा, अब हम टेम्परेचर हमने पढ़ लिया, हमने ये बातें कर ली हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए सॉइल कौन सी रिक्वायर्ड होती है। तो क्लेई या लोमी सॉइल वो फिजिबल है, और फ्लैट लैंड इज रिक्वायर्ड। टेरेस फार्मिंग भी होती है राइस की, लेकिन वो सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर वो फार्मर्स करते हैं कि जो अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर अपनी यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इरिगेशन या इरिगेटेड लैंड के ऊपर ये कैश क्रॉप, एज अ कैश क्रॉप, क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्रीज को, जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करते हैं। तो अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। तो ये राइस का था। अब हम जरा शुगर केन को देखते हैं कि शुगर केन कहाँ कहाँ पे होता है। तो शुगर केन अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें तो आपको के में भी मिलेगा, और अपर इंडस प्लेन में भी हैं। ये एरियाज आप देख रहे होंगे मैप के ऊपर, और फिर लोअर इंडस प्लेन के अंदर भी है। तो शुगर केन के लिए भी प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। तकरीबन 1500 मिलीमीटर तक एक क्रॉप के लिए चाहिए होता है पानी। बट जो सॉइल की रिक्वायरमेंट्स हैं तो इसके लिए कोई स्पेशल सॉइल नहीं चाहिए होती। ये ग्रो कर लेता है, क्लेई हो लोमी हो, किसी भी सॉइल के अंदर ये ग्रो कर लेता है प्लांट। शुगर केन के लिए जो टेम्परेचर है, अगेन टेम्परेचर भी 25 से 35 डिग्री। बट अगर कहीं पे टेम्परेचर गिर जाता है, जैसे के एरियाज हैं, तो अगर कहीं फ्रॉस्ट या थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है तो इस प्लांट में इतना ये केपेबल है कि सर्वाइव कर सकता है इस टेम्परेचर के अंदर भी।
तो शुगर केन को इमीडिएटली जब ये हार्वेस्ट होता है तो फौरन इसको फैक्ट्रीज के अंदर पहुंचाया जाता है, ताकि इसका जो जो कंटेंट है वाटर इसके अंदर वो इवेपोरेट ना हो जाए और प्रोडक्शन कम ना हो जाए। तो इसलिए आप देखेंगे कि शुगर केन की जो फैक्ट्रीज होती हैं, तो वो शुगर केन जहाँ पे फील्ड्स होते हैं उनके बिल्कुल पास पास होती हैं फैक्ट्रीज, क्योंकि विद इन 48 आवर्स शुगर केन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हम अब तीसरी क्रॉप की तरफ जाते हैं, कॉटन। जो कॉटन के रीजन्स हैं स्पेसिफिकली आपको पंजाब और सिंध के अंदर ही नजर आते हैं, क्योंकि अगेन इसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है, 25 से 35 डिग्री। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि जितनी भी हमारी कैश क्रॉप्स हैं, तो इनमें ये टेम्परेचर की जो रेंज है इट इज 25 से 35 डिग्री के इन बिटवीन टेम्परेचर हो तो बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर हमारी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी तरह ग्रो करती हैं। कॉटन के लिए भी अच्छी खासी इरिगेशन चाहिए होती है, और 1500 मिलीमीटर तक हमें रेनफॉल चाहिए होता है, ये वाटर चाहिए होता है। तो अब वो तो हमें कहीं भी नहीं मिलेगा, बट उसके लिए फिर इरिगेशन, तो इसलिए ये अपर और लोअर इंडस प्लेन के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब कॉटन, आपके क्वेश्चन आना चाहिए जहन में कि केपीके में क्यों नहीं ग्रो करता। अब बलोचिस्तान में तो ग्रो करने से रहा क्योंकि पानी नहीं है, तो केपीके में पानी तो है, बट वहां पे इसलिए कि ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव होते हैं, तो इसका जो बॉल होता है या वाइट फ्लफी सा आप देख रहे होंगे, तो अगर इसके ऊपर कोल्ड टेम्परेचर कहीं भी पड़ जाए या फ्रॉस्ट पड़ जाए तो ये डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसलिए फिर ये केपीके के अंदर ग्रो नहीं करता, कि जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो सूट नहीं करती इसको। अब हम बात करते हैं मेज, जो आप कॉर्न, ये छल्ली जो हम खाते हैं, तो ये अगर हम देखें तो ये सेंट्रल पंजाब के कुछ एरियाज हैं या केपी के या नॉर्दर्न एरियाज, क्योंकि इसके लिए कोई इतनी ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती। 0 से 500 मिलीमीटर के इन बिटवीन रेनफॉल या इरिगेशन ये काफ़ी होती है। तो ये हमारी जो कॉर्न फ्लोर होता है या जो पॉपकॉर्न्स हम खाते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें यूज़ होता है, और ये बड़े शौक से खाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। जो इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो 35 सेल्सियस या सेंटीग्रेड तक इसमें ये ग्रो कर सकता है। अब हम बात करते हैं जो पल्सेस हैं, जो दालें जो हम खाते हैं या इतने शौक से नहीं खाई जाती, लेकिन अगेन उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये जो पल्सेस हैं ये भी पाकिस्तान में मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट जगहों के ऊपर ये की जाती हैं, लेकिन फार्मर इनको ज़्यादा ग्रो नहीं करते पाकिस्तान के अंदर, इसलिए हम जब इंपोर्ट हमें करना पड़ती है बाहर से, तो इसलिए कि इनमें से कोई इतना ज़्यादा कोई हाई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते फार्मर्स, तो इसलिए नहीं ग्रो करते। लेकिन आप पोटफार रीजन में भी देखें, नॉर्थर्न एरियाज में देखें, पंजाब में भी, सिंध में भी, तो लो लेवल के ऊपर ये ग्रो करती हैं। तो इनके लिए भी कोई वाटर की एज सच रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये किसी भी रीजन के अंदर ग्रो कर सकती हैं। अगर ऑयल सीड्स की बात करें, ये भी खरीफ क्रॉप है, और ऑयल सीड्स आप देखें तो पोटवार रीजन के अंदर, फिर पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर, केपीके के अंदर इवन, तो ऑयल सीड्स ग्रो किया जाता है एज अ खरीफ क्रॉप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, क्योंकि जो ऑयल सीड्स हैं तो ये अपनी रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर पा रहे, तो हम काफ़ी 70% तक जो ऑयल है, एडिबल ऑयल, तो ये हम इंपोर्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको बताता चलूँ कि जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हम हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर बड़ा तेज़ी से रैपिड चेंज आ रहा है, और हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले कुछ 5-10 सालों के अंदर शायद सारी की सारी क्रॉप्स जो हम पहले हम सफिशिएंट होते थे, अब हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। जब ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होंगी पाकिस्तान में, तो ऑफ कोर्स उनकी प्राइस भी बढ़ेगी, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी डिस्टर्ब होगा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि जब हम इंपोर्ट बिल्स पे करते हैं तो वो डॉलर्स में करते हैं, और फिर डॉलर भी महंगा होगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी रिलेट करती हैं, और गवर्नमेंट या हमारी जितनी भी जो इदारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो दे शुड लुक दिस मैटर। अब आप मुल्तान की एग्जांपल ले लें,
DH मुल्तान, कि वहाँ पे थाउजेंड ऑफ एकर्स जो इरिगेटेड लैंड थी, जहाँ पे आप देखेंगे कि मैंगोज के ट्रीज थे, लाखों ट्रीज काटे गए। तो इस तरह हम अपनी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि इंतहाई हार्मफुल है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, और दूसरा हम जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनके अंदर हम इनसफिशिएंट हो रहे हैं। तो इसलिए हमें फिर बाहर से ये प्रोडक्ट्स मंगवानी पड़ रही हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं टोबैको। तो टोबैको भी एक कैश क्रॉप है, और इसमें हम मोस्टली देखें तो ये पेशावर केपी के ये मर्दान वाले एरियाज, यहाँ पे तकरीबन 65% तक जो टोबैको है इधर ग्रो करता है। बाकी सियालकोट गुजरांवाला के ये एरियाज हैं, तो यहाँ पे भी मोस्टली ग्रो करता है। अगर मैं इस सारे चैप्टर को सम अप करूं, ये जो खरीफ क्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसको हम सम अप करें तो इसमें जो ह्यूमन इनपुट्स हैं, जो मशीनरी चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, या जो बाकी इरिगेशन चाहिए, तो हर क्रॉप के लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये ह्यूमन फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। टेम्परेचर की भी रेंज आपने देख लिया, मोस्टली सेम है, 25 से 35 डिग्री के इन बिटवीन। और जो इरिगेशन है वो भी कोई इतना ज़्यादा डिफर नहीं करती। फिर हार्वेस्टिंग के टाइम के ऊपर ऑफ कोर्स सनलाइट इज रिक्वायर्ड। जो ड्राई सीजन है दैट इज रिक्वायर्ड अक्टूबर या नवंबर, तो मोस्टली वो ड्राई पीरियड होता है, तो उसके अंदर की जाती है। और हमारे जो सदर्न पार्ट्स हैं पाकिस्तान के, तो वहाँ पे टेम्परेचर 25 से 35 के इन बिटवीन ही होता है। तो जो अगर आप अपर इंडस प्लेन से नीचे की तरफ सिंध की तरफ जाएं, कराची की तरफ, तो ये एरिया, तो इसलिए ये बड़ा सूटेबल टाइम होता है इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए। तो आई होप कि आपको खरीफ क्रॉप्स की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न है, तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।